सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पर एक साल 248 सालों के बराबर होता है। सूरज की रोशनी को जहाँ पहुँचने में 5.5 घंटों का वक्त लगता है, जबकि हमारी धरती पर सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में ये रोशनी पहुँच जाती है। जब से इसे इंसानों ने ढूंढा है तब से लेकर आज तक यहाँ पर एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इंसानों ने इसे 18 फरवरी 1930 को ढूंढा था और तब से इसका एक साल 23 मार्च 2178 को पूरा होगा। यानी हमारी पूरी लाइफ में भी सूरज का एक चक्कर नहीं लगा पाएगा। इसे 76 सालों तक हम प्लेनेट मानते रहे। बुक्स में इसके बारे में पढ़ाया गया, सोलर सिस्टम के मॉडल्स में इसे सबसे आखिर में जगह मिलती रही, लेकिन फिर 2006 में नासा ने इसे प्लेनेट होने का दर्जा ही छीन लिया। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लेनेट का दर्जा छीन जाने के बाद भी प्लूटो की चर्चा कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। लोग और भी ज्यादा क्यूरियस हो गए कि आखिर क्या हुआ, प्लूटो कहाँ चला गया, क्या उससे कोई मीटियोर टकरा गया, वो कैसे खत्म हो गया। लेकिन असल में प्लूटो खत्म नहीं हुआ। प्लूटो की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे 500 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद किसी ग्रह के छोटे छोटे जीव उसे प्लेनेट होने का दर्जा दें या ना दें। प्लूटो में जो उथल पुथल केमिकल रिएक्शन पहले चल रहे थे वो आज भी चल रहे हैं, और जब नासा के वैज्ञानिकों ने इन केमिकल रिएक्शंस को देखा तो वो हैरान हो गए। 2015 में हम इंसान पहली बार प्लूटो के इतने करीब से देख पाए, क्योंकि ये हमसे इतना ज्यादा दूर था कि हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप की मदद से भी इसकी बहुत छोटी धुंधली फोटोज ही थी। लेकिन फिर नासा ने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और उसने प्लूटो की सरफेस पर जो नजारा देखा, उस नजारे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। प्लूटो को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि प्लूटो आखिर है कहाँ पर। तो देखो, हमारी धरती सूरज से बहुत दूर है, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन प्लूटो के पर्सपेक्टिव से हम सूरज के बहुत पास हैं, क्योंकि प्लूटो का सूरज से एवरेज डिस्टेंस 590 करोड़ किलोमीटर है। यानी हमारी धरती और सूरज की दूरी से भी 39 गुना ज्यादा। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की जो रोशनी हम देखते हैं, प्लूटो पर ये रोशनी 900 गुना कम है, और प्लूटो पर एवरेज टेम्परेचर -102 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मली यहाँ टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि हमारी धरती का सबसे ठंडा इलाका अंटार्कटिका है, जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। साइज के मामले में प्लूटो हमारे चांद से भी छोटा है, इनफैक्ट पुतिन के रशिया से भी छोटा है। इसीलिए इसे ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौने ग्रह कहा जाता है। साइंटिस्ट पहले ये समझते थे कि प्लूटो इतना ठंडा ग्रह है, सूरज से इसकी इतनी ज्यादा दूरी है, ये एक मरा हुआ ग्रह होगा। मरा हुआ ग्रह से मतलब वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होगी, क्योंकि लाइफ तो सिर्फ अर्थ पर है, लेकिन बाकी बहुत सारे प्लेनेट जैसे कि जुपिटर, सैटर्न इटसेट्रा पर वहाँ की चट्टानों और एटमॉस्फेयर की हलचल लगातार बनी रहती है। लेकिन हमारा चांद एक मरी हुई चट्टान के जैसा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। साइंटिस्ट प्लूटो को भी ऐसा ही समझते थे, लेकिन 2015 में जब इंसानों ने पहली बार प्लूटो को करीब से देखा, क्योंकि नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट 9.5 साल का सफर 49,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता हुआ प्लूटो के पास पहुंचा था, और तकरीबन 12-13 हजार किलोमीटर की ऊंचाई से प्लूटो की सरफेस की वीडियो रिकॉर्ड की थी। तब प्लूटो की इतनी डिटेल्ड जानकारी हमें मिली। पहली इमेज जो थी उसमें हमें दिखा एक बहुत बड़ा मैदान जो हार्ट शेप में बना हुआ है। इसे स्पुतनिक प्लेनेशिया कहा गया। ये मैदान 1492 किलोमीटर चौड़ा है। हमारी धरती पर घास के मैदान या बर्फ के मैदान होते हैं, ये मैदान नाइट्रोजन से बनी बर्फ का है। देखने में सरफेस बहुत स्मूथ लगती है, कोई दाग धब्बे यहाँ पर नहीं दिखते, जो कि सबसे बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि सोलर सिस्टम पर ज्यादातर प्लैनेट्स या मून्स जो हैं वहाँ पर आपको बहुत धब्बे यानी क्रेटर्स दिखेंगे। ये क्रेटर्स मीटियोर के टकराने से बनते हैं और अरबों सालों तक नहीं मिटते, लेकिन प्लूटो के इस मैदान में आपको ऐसे क्रेटर नहीं दिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि प्लूटो से कोई मीटियोर नहीं टकरा रहा, बल्कि प्लूटो की सरफेस पर कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो क्रेटर को मिटा देती है, और इसीलिए ये सरफेस एकदम क्लीन दिखती है। जब साइंटिस्ट ने थोड़ा और स्टडी की तो उन्हें पता चला कि स्पुतनिक प्लेनेशिया में जो नाइट्रोजन आइस है वो धीरे धीरे अपनी जगह बदल लेती है। नीचे की वार्म आइस जो ऊपर वाली के मुकाबले गर्म है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली नीचे चली जाती है, और इस तरीके से मैदान स्मूथ लगने लगता है। जो क्रेटर बने भी होते हैं वो मिट जाते हैं। लेकिन इसी एक्सप्लेनेशन से एक और प्रॉब्लम सामने आई, प्लूटो को आखिर गर्मी मिल कहां से रही है, क्योंकि उसके आसपास कोई बड़ा प्लेनेट नहीं है और सूरज इतनी दूर है कि वहां से सिर्फ एक छोटे तारे के जैसा दिखता है। तो सिर्फ प्लूटो के पास गर्मी का एक सोर्स है, उसकी इंटरनल एनर्जी, यानी उसकी कोर से आने वाली गर्मी वहाँ के बर्फ को हल्का गर्म करके ऊपर नीचे किया करती है। हालांकि ऐसा होने में भी लाखों साल लग जाते होंगे, पर साइंटिस्ट इस बात को लेकर भी कंफ्यूज है कि इतनी छोटे प्लेनेट की इंटरनल एनर्जी अब भी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है। पर इस वीडियो में हमें सबसे रहस्यमयी चीज ये भी जानने को मिली कि प्लूटो के ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये पहाड़ हमारी धरती के जैसे नहीं है,
बल्कि ये पहाड़ पानी के हैं, मतलब जमा हुआ पानी। जमा हुआ पानी इसलिए क्योंकि एक बर्फ तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मौजूद है, लेकिन ये जो पहाड़ है ये हमारी धरती वाले पानी के बर्फ के पहाड़ हैं और ये छोटे मोटे नहीं हैं। 3500 मीटर ऊंचे पानी के बर्फ के पहाड़ यहाँ मौजूद हैं और पानी ये इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि हमारी धरती का बर्फ इसके सामने कुछ नहीं, बल्कि वो इतने ज्यादा ठंडे टेम्परेचर की वजह से किसी चट्टान के जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। अब आप सोचोगे कि हमारी धरती पर भी बर्फीले पहाड़ होते हैं, लेकिन हमारी धरती के जो पहाड़ हैं वो पत्थर और चट्टानों के बने होते हैं और उनके ऊपर बर्फ की पतली लेयर होती है। लेकिन प्लूटो के ये पहाड़ पानी के जमने से बनी बर्फ से ही कई किलोमीटर ऊंचे बन जाते हैं। इतने ठंडक में ये बर्फ किसी स्टील की जैसी मजबूत होती है। इसी वजह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का भार ये सह लेती है और टूटती नहीं। नेक्स्ट मिस्टीरियस चीज जो प्लूटो के बारे में साइंटिस्ट को पता चली, वो पहले सोचते थे यहाँ कोई हलचल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नदियां बहती हैं। लेकिन ये नदियां पानी की नहीं है। हमारी धरती पर जो हवा है इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%। यही नाइट्रोजन प्लूटो के एटमॉस्फेयर में भी है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है कि वो बर्फ के फॉर्म में है। नाइट्रोजन बर्फ बनने के बाद भी बहुत ठोस वहां पर नहीं है, बल्कि बहुत गाढ़ी है, जैसे टूथपेस्ट आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। और ये नाइट्रोजन पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे की तरफ बहती रहती है, एकदम नदी के फॉर्म में। पर हमारी नदियां पानी की होती हैं और बहुत तेज बहती हैं, लेकिन ये बहुत गाढ़ी होती है, इसीलिए बहुत स्लो होती हैं, पर रास्ते एकदम नदी के जैसे ही बनाती है। और इस वीडियो में आपको प्लूटो पर बह रही नदी दिख भी रही होगी। नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इस वीडियो को कैप्चर किया, साथ ही उसे यहाँ पर ज्वालामुखी भी मिले, एक छोटी सी चट्टान जो सूरज से इतना ज्यादा दूर है। वहाँ पर इतना कुछ चल रहा है, मतलब एक्टिव वॉल्केनो मिल गया, लेकिन हमारी अर्थ के वॉल्केनो के जैसा नहीं है। अर्थ के वॉल्केनो से लावा निकलता है और यहाँ के आसपास आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। वैसे तो प्लूटो पर भी खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी नहीं होती। प्लूटो की ज्वालामुखी से गाढ़ा बर्फ निकलता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, टूथपेस्ट के जैसा गाढ़ा आप मान सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा बर्फ में अगर आप पानी डालें तो बर्फ थोड़ा पिघला हो, पूरी तरह से ना पिघला हो। नासा के मुताबिक कुछ ऐसी बर्फ ये ज्वालामुखी उगलते हैं। यहाँ पर ऐसे दो मेन ज्वालामुखी के नाम नासा ने दिए हैं। एक का नाम है राइट मॉन्स और एक का नाम है पिकार्ड मॉन्स। राइट मॉन्स 4 किलोमीटर ऊंचा और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। बीच में बहुत गहरा गड्ढा है, जैसा किसी वॉल्केनो के बीच होता है, और इसी वॉल्केनो से निकलता है गाढ़ा बर्फ जो वाटर आइस, अमोनिया, मीथेन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारी धरती के वॉल्केनो से जब कुछ निकलता है तो वो बहुत दूर तक बहता हुआ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ये ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, बाहर के बेहद ठंडे टेम्परेचर से जम जाता है और इसी पहाड़ का हिस्सा बन जाता है। इस वॉल्केनो की डिस्कवरी से ये बात और भी ज्यादा पक्की हो गई कि प्लूटो के अंदर अब भी इतनी गर्मी और एनर्जी मौजूद है जो वहाँ अंदर की बर्फ को पिघलाकर सरफेस तक भेज पा रही है। इस वॉल्केनो की सरफेस पर भी कोई इम्पैक्ट क्रेटर्स यानी उल्कापिंड के टकराने के निशान नहीं दिखे हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये वॉल्केनो भी बहुत पुराने नहीं है बल्कि नए हैं और हो सकता है हाल ही में फटे भी हों, पर यह भी लाखों साल पुरानी बात हो सकती है। प्लूटो पर एक और शॉकिंग चीज मिली, एटमॉस्फेयर। इतनी छोटी और इतनी दूर मौजूद चट्टान पर एटमॉस्फेयर भी है। अब आप सोचिए हमारे चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन प्लूटो पर एक पतली एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस मौजूद हैं। यह एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी बहुत कमजोर है, इसीलिए एटमॉस्फेयर को वो बहुत नीचे रोक कर नहीं रख पा रहा। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, हमारी धरती की जो एटमॉस्फेयर है उसका 99% पार्ट 32 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि हमारी ग्रेविटी इतनी मजबूत है। हालांकि बाकी का 1% तो 10,000 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। और इसी एटमॉस्फेयर से हमें ये बात भी पता चलती है कि प्लूटो के ऊपर मीथेन और नाइट्रोजन की बर्फबारी भी होती है। हालांकि प्लूटो का एटमॉस्फेयर फिक्स नहीं है, क्योंकि जब ये सूरज के करीब होता है तो उससे जो हल्की गर्मी मिलती है उसकी वजह से ये गैसेस बन जाती हैं और बहुत ऊपर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये सूरज से दूर जाने लगता है, ये सारी गैसेस जमकर वापस प्लूटो के ऊपर बरस जाती हैं। यानी अब इसकी कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहती। यानी कि प्लूटो है छोटा, लेकिन अपने अंदर काफी सारी मिस्ट्रीज छुपाए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज प्लूटो को लेकर बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए।